आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का ऑफिस तोड़े जाने पर पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि अदालत है, उन्हें अदालत जाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी को अदालत जाना चाहिए। हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे साबित होता है कि उनका पार्टी ऑफिस अवैध है। उन्होंने कहा कि वे देश की कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है और कोई भी नहीं है। अगर उन्हें सच में लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें अदालत जाना चाहिए। अदालत तो है, इतना टाइम तो कौवा मारने से भी अदालत चले जाते हैं। हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स है कि उनका जो पार्टी ऑफिस था वो इलीगल था और वो भारत के आईन के ऊपर, भारतीय न्याय संहिता के ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं है। और अगर आपको उनको लगता है कि अन्याय हुआ है, उनको अदालत जाना है। शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा है कि ओम बिरला ने 6 सांसदों का स्वागत किया है। उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में निष्ठा दिखाई है। जो लोग विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं वे सभी लोग एनडीए और महायुति के साथ हैं। बिरला जी ने स्वागत किया है ये 6 सांसद को, जिन्होंने आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में निष्ठा दिखाई और जो लोग विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं, वो एनडीए और महायुति के साथ है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र की खूबी है कि संविधान में ये एक मौका मिलता है नागरिकों को। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। हर सत्र में देश को उपहार मिलता है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चर्चा करते हैं लेकिन कुछ लोग चर्चा करने से भागते हैं। भारत का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। कुछ लोगों को देश का विकास पसंद नहीं है। कुछ लोग सदन को बाधित करने का प्रयास करते हैं। से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है और आप देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो चौमुखी विकास की ओर बढ़ा है। हर सत्र में आप एक ऐसा कहते हैं ना, हर सत्र में देश को उपहार मिलता है। हम चर्चा करते हैं, चर्चा से लेकिन कुछ लोग भागते हैं, चर्चा नहीं चाहते। भारत का विकास पहली प्राथमिकता, कहते हैं ना, भारत का विकास है, भारत दुनिया के नक्शे पे अहम के रूप में आए। ये प्रधानमंत्री मोदी का कहते हैं डेवलपमेंट ही एक एजेंडा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको देश का विकास पसंद नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको किसी पे विश्वास नहीं, चर्चा पे भी विश्वास नहीं। हमेशा लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चर्चा के दौरान कुछ न कुछ ऐसे घटना करते हैं कि वो बाधित हो जाए, सदन बाधित हो जाए। मैं अपील करना चाहूं, देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप चर्चा करो, चर्चा के मंथन के बाद अमृत निकलता है। लेकिन ऐसे लोग तो जिनकी मानसिकता ही देश के खिलाफ रहती है, देश के बाहर जाएंगे, देश के खिलाफ बोलेंगे, देश के विकास उनको पसंद नहीं, तभी उसी मानसिकता से वो सदन बाधित करते हैं। किंतु प्रधानमंत्री का जो मंत्र है, चरेवेती चरेवेती चरेवेती, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, आज देश दुनिया के विकसित कहते हैं रास्ता है, उस ओर बढ़ा है। एक ही संकल्प को लेकर बढ़ा है, 2047 विकसित भारत। वो संकल्प भी पूरा होगा। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी हुई, इसके लिए एसआईटी गठित की गई। यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। कल सत्र है और जो देश की ज्वलन समस्याएं हैं और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये जो मंदिर है अयोध्या में, उसमें बड़े पैमाने पर चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के मामले प्रकाश में आए। इसमें एसआईटी गठन, तो ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है और देश का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस महत्वपूर्ण सवाल में अन्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा में हम इस मामले को गंभीरता पूर्वक उठाएंगे।
आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ज्वलंत समस्या है, इसको लेकर उठाएंगे। इस देश के करोड़ों करोड़ लाखों लाख नौजवान बेरोजगार हैं और परीक्षा में लीक हो गया है, जिसके कारण जंतर मंतर में बड़े पैमाने पर अनशन, आमरण अनशन वो हड़ताल चल रहा है। सरकार ने कोई सुनवाई नहीं। ये गंभीर, जो भी गंभीर मामले हैं, देश के जो ज्वलंत और गंभीर मुद्दे हैं, उनको सबको इस सत्र में लोकसभा का सदन आहूत हुआ है। उसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बांकीपुर विधानसभा का चुनाव बीजेपी अपार मतों से जीतेगी। वहां के लोगों ने इतिहास रचने के लिए कमर कसी है। बीजेपी के प्रत्याशी जमीनी कार्यकर्ता हैं। जमीनी लोगों को जमीन पर खड़े लोग बहुत पसंद करते हैं। इस धरती की सेवा भाजपा ने की है। और विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपार मतों से जीतेगी, सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का विकास, बांकीपुर विधानसभा की सेवा इतिहास रचा है, इसलिए वहां के लोग भी इतिहास रचने के लिए कमर कस लिए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जमीनी कार्यकर्ता है और जमीन पे खड़े लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार, जब हम बोलते हैं तो उसमें बांकीपुर है भी है, बिहार के लोगों के विकास और सुख चैन की चिंता हमेशा किए हैं। यह भी लोगों के मन में है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, हमको नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है, हमको नितिन नवीन जी को वोट देना है, हमको कमल निशान को वोट देना है और एक जमीनी कार्यकर्ता को वोट देना है। इस धरती की सेवा भारतीय जनता पार्टी ने की है और उस सेवा का असर देखता है। विकास के नाम पर वहां वोट पड़ेगा और रिकॉर्ड मत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिहार के मोतिहारी की बात करेंगे तो मोतिहारी में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में अपराधियों और हथियार तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इसमें 500 से अधिक कारतूस बरामद किए गए हैं। मिनी गन फैक्ट्री के बाद मिनी गन फैक्ट्री से भी ज़्यादा यहाँ पर जो सामान बनाए जा रहे थे। मिनी गन फैक्ट्री तो हम लोग सुने ही थे, देखिए अब बुलेट फैक्ट्री का ये भंडाफोड़ किया गया है पुलिस के द्वारा और 500 से अधिक कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जिले में पहली मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करने के बाद अब पुलिस ने अवैध कारतूस बुलेट बनाने की फैक्ट्री का सफल उद्भेदन किया है। इस कार्रवाई को जिले में हथियार तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 500 से अधिक निर्मित और अर्धनिर्मित कारतूस बनाने वाली मशीनें, देखिए तस्वीरें देखिए आप, मेटल सीट, गन पाउडर और बड़ी मात्रा में रसायन बरामद किए गए हैं। बरामद केमिकल में नाइट्रिक एसिड, रेड फास्फोरस, एसीटोन और चारकोल सहित अन्य सामग्री भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल कारतूस निर्माण में किया जा रहा था। इस मामले में 4 अपराधियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कारतूस खरीदकर सप्लाई करने वाले नेटवर्क से जुड़े लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पूरे गिरोह के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। यह अभियान एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देशन पर और नेतृत्व में चलाया गया। छापेमारी मेहसी, चकिया, मधुबन, गढ़िया और फेरहारा थाना क्षेत्र में एसडीपीओ चकिया और पकड़दयाल के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस और डीआईयू की संयुक्त टीम ने की है। इस सफल कार्रवाई में निवासी थानाध्यक्ष सानू गौरव और तकनीकी शाखा के कृष्ण मोहन की भूमिका को विशेष रूप से सराहनीय बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को 25,000 रुपये का नकद भी पुरस्कार देने और सम्मानित करने की घोषणा की है। और जगह जगहों पे रेड की गई, पूछताछ करना था और करीब 600 से भी ज़्यादा जो है निर्मित और अर्धनिर्मित बुलेट्स मिले पुलिस को। इसके अलावा जो गन पाउडर,
ऐसी कई तरह की केमिकल्स, एसिड्स और इक्विपमेंट जो है, लेड मशीन इत्यादि जो है तो बरामद किए गए हैं। इन अपराधियों का पूर्व भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसका जो मुख्य सरगना है, जो बुलेट का निर्माण करता था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। यह पिनारा थाना का रहने वाला है और इसके पहले भी जो है कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। ये पहले सजा भी काट चुका है और कई महीनों से जो इस गतिविधि में संलिप्त था। पुलिस इस पर कई महीनों से कार्य कर रही थी और इसमें कटियार DPO, पकड़ी दयाल DPO और महसी थानाध्यक्ष, कटियार थानाध्यक्ष, बड़ैया और मधुबन इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हुए इसमें जो है काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। पूरी टीम को जो है हम लोग 40,000 रुपये की राशि से पुरस्कृत कर रहे हैं और इनको सम्मानित किया जा रहा है। और पहली बार जो है जिला में कई वर्षों के बाद जो है कारतूस, मिनी कारतूस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है और ये बड़ी उपलब्धि है और इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई जो है। सहरसा की बात करेंगे। सहरसा से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जिले के बेहरा थाना क्षेत्र के तुलसियाही गांव के एक साधारण किराना दुकानदार के तीनों बच्चों ने एक साथ नीट परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया। पिता रोहित कुमार की छोटी सी किराना दुकान है, लेकिन सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं की और बच्चे भी खूब मेहनत किए हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर उनके तीनों बच्चे बहुत ही खुश हैं, पूरा परिवार खुश है, पूरा गांव में खुशी का माहौल है और इतने सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने परचम लहरा दिया। लग रहा है कि मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ है, हम कुछ अच्छा आगे करने जा रहे हैं। और कितना चुनौतीपूर्ण था, क्या टाइम मैनेजमेंट रहता था आपके लिए? देखिए, नीट एक बहुत टफ एग्जाम है, तो चुनौतीपूर्ण तो बहुत था। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है। प्रेशर तो नहीं था, लेकिन खुद लगता था कि तीसरा बार है, नहीं होगा तो सब क्या बोलेंगे, ये सब थोड़ा था। किसको श्रेय देंगे आप नीट क्वालिफाई किए? सबसे ज्यादा श्रेय हम अपने घर वाले को देना चाहेंगे, जो तीसरे अटेम्प्ट में भी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं किए किसी भी चीज का। और उसके बाद जहां हम पढ़ते थे उस कोचिंग संस्था को देना चाहेंगे, प्रगति क्लासेस को, खास करके चंदन सर को। आगे और क्या करते हैं लड़कियों को क्या संदेश देंगे जो नीट का तैयारी कर रहे हैं? यही बोलेंगे कि अगर घर वाले बाहर नहीं भेज सकते तो घर पे रह के भी, मतलब अपने होम टाउन से भी हो सकता है। मेहनत खुद पे 8-10 घंटे की सेल्फ स्टडी से कोई भी एग्जाम निकल सकता है। तैयारी बहुत अच्छे से मैंने किया था, ईमानदारी से किया था और मेहनत से किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया मेरा। तो आप आगे का क्या सोच रहे हैं? आगे बस आगे की पढ़ाई भी अच्छे से करनी है ताकि मैं आगे चल के अच्छा डॉक्टर बनूं, समाज का सेवा कर सकूं। और कैसे टाइम मैनेजमेंट क्या रहता था आपका पढ़ाई का? जैसे मैं टाइम तीनों सब्जेक्ट को लगभग बराबर देता था, लेकिन जैसे फिजिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा था तो उसके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करता था और बराबर टाइम पे अपना सिलेबस, जो भी टेस्ट का सिलेबस होता था उसे हमेशा टेस्ट से पहले ख़त्म करके टेस्ट देने जाता था। अच्छा, क्या कभी ऐसा लगा कि हाँ, जैसे पिछला बार नीट हुआ था जो कैंसिल हुआ, उसमें मेरा 660 स्कोर हो रहा था, उसमें मेरा फाइनल था, रिजल्ट हो जाता, लेकिन उसके बाद जब वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर तो हमारे हाथ में बस यही था कि आगे जो एग्ज़ाम होगा उसका वापस प्रिपरेशन करना है। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में ज़्यादा सोच के समय वेस्ट होगा और खुद पे प्रेशर रहेगा, तो सोचने की जगह पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने फिर से जी जान लगा दी और फिर से मैंने प्रिपरेशन किया और अच्छा सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता। बोलिए, सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? सफलता का श्रेय मैं अपने सबसे पहले माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी प्रेशर नहीं दिया कि जैसे मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था तो तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं हुआ, या फिर डांटना वाटना। उन्होंने समझा मेरी बातों को कि हाँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ नंबर से छूट जा रहा है तो तुम मेहनत करो, तुम्हारी पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो। और उसके बाद मैं अपने टीचर्स का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने हमेशा मेरे पोटेंशियल को समझा, हमारे तीनों भाई के पोटेंशियल को समझा, मोटिवेट किया, गाइड किया। पर चलिए, नीट से जुड़ा हुआ एक और खबर की बात करेंगे। ये पूर्वी चंपारण से है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में नीट परीक्षा के परिणाम ने जश्न का माहौल बना दिया। आकाश इंस्टीट्यूट सेंटर की छात्रा जया प्रकाश ने शानदार 635 अंक हासिल कर सफलता प्राप्त की है, जिसके बाद संस्थान में बैंड बाजा और ढोल नगाड़ों के साथ साथ मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाए और जश्न मनाया। साथ ही छात्रों ने फूल मालाओं के साथ जया का स्वागत किया और उनकी सफलता पर बधाई दी। जया प्रकाश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और आकाश इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और पूरी लगन के साथ मेहनत की जाए
तो नीट जैसी कठिन परीक्षा भी सफलता हासिल की जा सकती है और आज उसने नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की। इस उपलब्धि से पूरा परिवार बेहद खुश और गौरवान्वित हुए। इधर आकाश इंस्टीट्यूट मोतिहारी के निदेशक मधुरेंद्र सिंह ने भी कहा है कि संस्थान की स्थापना का उद्देश्य यही था कि पूर्वी चंपारण और आसपास के विद्यार्थियों को कोटा या दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर मार्गदर्शन देकर छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने सफल छात्रा और उसके परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले समय में और भी अधिक छात्र यहां से सफलता का परचम लहराएंगे। बच्चे का रेगुलर मेहनत और बच्चे को अगर कुछ बेहतर करना है तो नर्सरी से आपको ध्यान रखना। ये नहीं कि 8th 9th में आप प्रयास करें उसके बाद चाहे कि बच्चा कुछ कर जाए, बहुत मुश्किल है। नर्सरी से बच्चों को मेहनत कीजिए, उस समय से उसको टारगेट लीजिए, उसको क्या करना है वो रेगुलर उस लक्ष्य के प्रति ध्यान दे के पढ़ेगा तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी तरह का एग्जाम। आपकी दो बेटियां हैं, दोनों मेडिकल में चली गई, तो कैसे आपने मैनेज कैसे किया इतने बड़े अचीवमेंट? बिजनेसमैन होते हुए भी हम लोग नर्सरी से उन लोग के पढ़ाई पे ध्यान दें। आप इधर रहिए। और शुरू से ही था कि मेडिकल में ले जाना है तो मेडिकल बेस पढ़ाई हम लोग करा के रखे हैं रेगुलर में। और कहाँ पढ़ाई कराई थी? शुरुआती में गोल में रखे थे बड़ी वाली बेटी को, ये भी प्राइमरी सेक्शन में गोल में थी। पिछले साल 5 नंबर से छूट गया तो फिर इस साल हम आकाश में रखे तो बहुत अच्छा है इसको। आकाश का क्या योगदान मानते हैं? बहुत अच्छा। यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है, जब प्रॉब्लम होता है तब वो लोग सॉल्व करते हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। लग रहा है फाइनली कुछ किया है जिंदगी में। क्या है, कैसे पढ़ाई की, क्या तैयारी की, कितने घंटे, और इसमें आपके इंस्टीट्यूट का क्या मतलब योगदान क्या है? नीट में मेरा 635 मार्क्स आया है, ऑल इंडिया रैंक 2862 और कैटेगरी रैंक 1066। और पढ़ाई का क्या है, 5 घंटे यहाँ कोचिंग में बिताते थे और बाकी 5-6 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी। और ये हमेशा सालों भर का मेरा यही रहता था। छुट्टियाँ तो नहीं मनाते थे ज़्यादा, तो वही है। आपके सफलता में आकाश इंस्टीट्यूट का कितना योगदान है? आकाश इंस्टीट्यूट डेली टेस्ट वगैरह कराते थे और टीचर्स यहाँ बहुत ही सपोर्टिव है, तो सब बढ़िया होता है। आगामी जो परीक्षा होगी नीट की, उसमें जो छात्र हैं उनके लिए क्या कहिएगा, किस तरह की मेहनत करें? यही कि नीट में बहुत कुछ बदला तो है, लेकिन सबके लिए बदला है तो ज़्यादा उसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। और मेहनत करना है, हमेशा करना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ाई की 4 दिन मजे करें, ऐसा नहीं करना है। रोज़ पढ़ाई करना है, सालों भर पढ़ाई करना है, यही है। सफलता का श्रेय किसे दे? मेरी मम्मी, मेरे पापा, खुद को भी। मेरी दीदी वो भी MBBS कर रही है, वो भी 3rd ईयर में जाने वाली है मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में। और इन लोगों के सारा श्रेय है। जब भी मोटिवेशन का कमी होता था ये लोग हमेशा साथ दिए हैं, हमेशा भरोसा किए हैं। और कोचिंग का भी है, वो तो है ही। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स सब बहुत साथ देते थे। बस नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रहे भारी बारिश का असर अब पूर्वी चंपारण जिले में साफ दिखाई देने लगा है। जिले की गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं और दियारा और तटवर्ती इलाकों में नदी का पानी तेजी से फैलने लगा है। अब तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी का जो उफान है वो बढ़ रहा है। कई गाँवों के खेतों तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसलें जलमग्न होने की आशंका के बीच ग्रामीणों में भी बाढ़ को लेकर भय का माहौल है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटबंधों का दबाव बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। संवेदनशील तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है और जहां आवश्यकता है वहां मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जबकि बाढ़ प्रभावित होने की आशंका वाले इलाकों में राहत और बचाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। यदि नेपाल में बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा और नदियों का जलस्तर बढ़ता रहा तो पूर्वी चंपारण के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और गंभीर हो सकता है। ऐसे में प्रशासन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। लेकिन नेपाल की नदियों में लगातार बारिश होने के कारण जलस्तर की बढ़ोतरी हुई है। यहीं सिकराना नदी और अन्य जो नदियां हैं
पूर्वी चंपारण जिले में, उसमें भी जल स्तर की वृद्धि हुई है। हम लोग उस पूरे परिस्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। जितने भी तटबंध हैं उस पर लगातार हम लोग 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। सभी अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उन पर पूरी नज़र बनाए रखें और कहीं ऐसे भी किसी तरह का तटबंध में क्षति की सूचना आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें। हमने संबंधित इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी इस पर लगातार कार्य करने के लिए निर्देश दिया है और हम लोग पूरे अलर्ट हैं। अभी इस तरह की कोई क्षति की सूचना हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन हम लोग पूरे अलर्ट हैं और किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा थाना क्षेत्र से सरकारी राजस्व और बाजार वसूली से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी भूमि पर लगने वाले बाजार में सरकार की ओर से बाजार की कोई आधिकारिक डाक यानी बंदोबस्ती नहीं की गई है। इसके बावजूद कर्मचारियों और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से दुकानदारों और व्यापारियों से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों ने इस कथित अवैध वसूली का विरोध करते हुए कहा है कि जब सरकार ने बाजार की डाक ही नहीं की है तो किसी भी व्यक्ति या कर्मी द्वारा शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं बनता। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अंचल कार्यालय के कुछ कर्मियों और राजस्व कर्मचारी और नाजिर की मिलीभगत से यह वसूली कराई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बाजार में किसी प्रकार की राशि प्राप्त होती है तो उसका उपयोग सार्वजनिक हित या मंदिर के विकास के कार्यों में होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये राजस्व का खेल चल रहा है उससे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लाखों रुपए की शपथ लगाई जा रही है। और देखिए, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी मांग लोगों ने की है। वहीं इस पूरे मामले पर मोतिहारी सदर के अंचल अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि उन्हें इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी नव प्रस्तावित हुए अंचल अधिकारी के रूप में मोतिहारी सदर में, वो हमारे क्षेत्र में आता है। इस संबंध में हमको सूचना प्राप्त हुई है। जैसे ही आप लोग को इस संबंध में पूरी जानकारी जांच कराने के उपरांत आप लोग को दी जाएगी और इसमें कहाँ किस स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति इससे संबंधित है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया जाएगा और इसको सुचारू रूप से कैसे विभागीय स्तर पर इसका जो मतलब वसूली हो रही है, किस आधार पर हो रही है, इसकी भी जांच करके जल्द ही आप लोग को। सर, वहाँ के दुकानदार अंचल कार्यालय पर आरोप लगा रहे हैं कि वहीं से अवैध वसूली कराई जाती है। अच्छा, इस संबंध में भी हम लोग जांच करा लेते हैं कि इसका जो पूर्व में कैसे किस आधार पर इसका वसूली मतलब कि विभागीय स्तर से की जा रही है, उसके पत्र और किसके आदेश से हो रही है, इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने के बाद बता देंगे। सर, बाजार का कौड़ी यहाँ का है मुलालपड़ी से वसूलाया जाता है। उनका सीओ साहब वसूलवाते हैं। एकदम कौन सीओ? मोतिहारी सीओ, मतलब लखौरा जो मंडल का सीओ है वही वसूलवाते हैं। हमारे कहने का मतलब हम लोग का यही मांग है यहाँ के जनता का कि मंदिर में बाजार दे दे। सरकार से हम लोग का यही मांग है कि मंदिर में दे दे, क्योंकि मंदिर का विकास हो, हमारे पोखरा का विकास हो। पोखरा में एकदम पूरा जल जमा हो गया है, पूरा फैल गया है गंदगी से। जाके देखिए पोखरा का स्थिति कैसा स्थिति है। तो सरकार का पैसा है तो अवैध रूप से वसूली हो रहा है। एकदम अवैध मतलब रूप से वसूली हो रहा है। डाक नहीं हुआ ना, डाक को कुछ नहीं हुआ है बाजार का। कितना लगभग वसूलाता होगा? मैंने लगभग रोज का होगा मतलब 20-30 हज़ार के करीब। क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग का यही मांग है यहाँ के जनता का कि हम लोग को मंदिर में उस बाजार को दे दिया जाए या डाक किया जाए। नहीं तो डाक कर दे सरकार के खजाने। जी, सरकार के खजाने में जाए, मतलब दूसरे के बिचौलिया के पॉकेट में कहा जाएगा सरकार का रुपया। बिचौलिया कितना दिन से वसूला रहा है? मैंने लगभग ही आपका हो गया 5 साल के करीब में। क्या नाम है? मेरा नाम बाल कन्हाई साहब हुआ है। आते हैं और क्या आप लोग? सीओ साहब वसूलवाते हैं अपने स्टाफ को रखकर। कितना दिन से ही समस्या? 5 बजे से। आप लोग क्या चाहते हैं? मंदिर पे हमने दे दिया जाए, जो टैक्स होगा मंदिर हम लोग देंगे। कितना दिन प्रतिदिन कितना टैक्स वसूलाता है अंदाजन? वसूलाता है तो बहुत सारा, हमारा बहुत 20 से कम ना वसूलाते हैं। पर डे 20? हाँ, ये बड़ा 50 गो 100 को देवा जाए और 200 डाकना पैसा के ले जाले? जब वसूल वो ले जाले। कौन भाई? मुलाल पड़ी। अच्छा, सीओ से वसूलवाओ? मोतिहारी सीओ अपने के नाम का बा? तो डाक है, धुआं नहीं है 5 साल से और पैसा वसूलाता है। कौन लोग हैं जो इसमें सब? कर्मचारी और सीओ का मिली भगत से वसूलाया जाता है।
और असूल कर अब सीओ साहब का जेब भरा जाता है और सरकारी जो कर है वो थोड़ा मोड़ा जना दिया जाता है। बाकी ये दोनों मिली भगत से अपना सीओ कर्मचारी और यहाँ का जो असुविधा है वो कितना पैसा प्रतिदिन हो जाता होगा? अब कितना हो जाता है लगभग तो दुकानदार सबने बताया 15-20 हज़ार रुपया प्रतिदिन। हाँ। क्या नाम है आपका? संदेश। चलिए धनबाद की बात करेंगे। धनबाद के IIT-ISM क्षेत्र के बापू नगर स्थित आवासीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में बच्चों के साथ कथित मारपीट, दुर्व्यवहार और शौचालय की सफाई कराने के आरोप लगे हैं और जिसमें आपको बता दें कि इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन विद्यालय पहुंच गए और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। परिजनों ने बच्चों की सुरक्षा और विद्यालय की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं विद्यालय के शिक्षक ने कुछ कमियों को स्वीकार करते हुए आरोपों का अपना पक्ष भी रखा। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय में रह रहे बच्चों के साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है और उनसे शौचालय की सफाई तक भी कराई जाती है। उनका कहना है कि बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। बच्चे को यहाँ पे मतलब लेने के लिए आए थे, तो मेरा बच्चा के साथ जब बच्चा मेरा नहाने आता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। उसको बोला जाता है कि तुम्हारा माय का राज चलता है, जो यहाँ तुम नहाता है पानी साबुन लगाएगा। बताइए कौन सा मतलब है? साबुन हम लोग देते हैं, हम लोग जो भी सुविधा दे रहे हैं, तो तुम बोलने वाला कौन होता है? आपका काम है सिर्फ अच्छा चीज़ शिक्षा देना, लेकिन आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि बच्चा को मारा जाता है मोटा मोटा डंडा से। ये कौन मारे हैं इनको? रवि सर ना। हाँ। रवि सर मारे हैं। नहीं, अभी तो खाली मेरे बच्चे से मालूम चला हमको। और हमको तो आपने कब एडमिशन कराया था बच्चे का? हो गया लगभग 20 दिन प्लस हो गया। न्यू एडमिशन हुआ। यहाँ बोला गया था कि आपका रिजल्ट 100% आपको श्योर दिया जाएगा। और क्या बोलते हैं अच्छा मतलब सैनिक स्कूल के लिए हम अप्लाई करवाए थे, तो बोला था कि ठीक है 2 साल लगेगा प्रिपरेशन। हम लोग ठीक कोई बात नहीं है। तो पेमेंट हम जो भी किए, हर महीना 5,000 रुपये यहाँ का पेमेंट है, लेकिन उस टाइप का यहाँ पे खाना पीना रहना कुछ भी ढंग से यहाँ पे नहीं है। CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं? कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इतना बड़ा हॉस्टल आप चला रहे हैं, 130 बच्चा यहाँ पे रहते हैं, लेकिन किसी का CCTV फुटेज में यहाँ पे कुछ है लगाया नहीं, तो आप मालूम कैसे लगेगा? कहा कि आप हमको 15 दिन का आप हमको मोहलत दीजिए, हम इस पे अमल करेंगे। बच्चों से बाथरूम छोड़िए, यहाँ पे क्लासरूम तक साफ कराया जाता है। हम लोग इतना तो पोछा लेके घूम रहा था बच्चा। बताइए इस तरीके का यहाँ पे व्यवहार किया जाता है, तो बच्चा पढ़ने आया कि साफ सफाई करने आया? बच्चे में जो सुनने को शिकायत जो मिल रहा है, जो बच्चे में शिकायत मिल रहा है कि बच्चे को यहाँ पे मारा पीटा जाता है, लैंग्वेज सही नहीं इस्तेमाल किया जाता है, तो आखिर क्यों बच्चे को हम लोग क्यों यहाँ भेजे? पढ़ने के लिए भेजे है ना। एक पेरेंट्स क्यों भेजता है? अगर हम हॉस्टल में बच्चे को डाले तो ऐसे आप पेरेंट्स है, लेकिन बच्चा को यहाँ पे 8 बजे जाके छोला और मुढ़ी सिर्फ खिलाया जाता है। तो क्या बच्चा को पढ़ने के लिए यहाँ फोकस, बच्चा को पढ़ाई दे रहे तो नाश्ता खाना भी चाहिए ना टाइम से। उसको 11:30 बजे खाना दिया जाता है, 12 बजे, तो 12 बजे खाना भी दिया जाता है तो दाल जैसा पानी रहता है, सब्जी खाली आलू का दिया जाता है, चावल रहता है, चोखा रहता है, तो ये खाना नहीं ना है। रात में खाना सुनते हैं तो रात में खाना भी बहुत गंदा रहता है। क्यों रहता है खाना? हम लोग क्या पैसे नहीं दे रहे हैं? पैसे दे बच्चे को मारा पीटा जा रहा है, बच्चे को इस तरह का, ये सही नहीं है सर, ये बिल्कुल गलत है, ये अन्याय है। हॉस्टल है, हॉस्टल हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन ऐसा हॉस्टल नहीं है। मैं भी एजुकेशन लाइन से हूँ, मैं भी टीचर हूँ। बोला गया था नॉर्मल आपको 5 टाइम अपना खाना, मील, जो पढ़ाई है बच्चे का अच्छे से पढ़ाई। यहाँ का फोकस हम लोग पढ़ाई भी देखे थे कि नहीं, यहाँ से रिजल्ट पास आउट होता है, बच्चे लोग अच्छे ये में जाते हैं, तो हम लोग ने डाला यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर का क्या चीज था ये तो हम लोगों ने पता था। ये तो बच्चों से पता चल रहा है ना। यहाँ पे बच्चे से मेडिकल में पता चलता है कि बच्चे को यहाँ पीटा जाता है और वहाँ से दवा दे दिया जाता है। ये तो गलत है ना। किनके द्वारा पीटा जाता है? यहाँ टीचर्स के द्वारा जो बच्चे के साथ यहाँ पेरेंट्स लोग खड़े हैं, कोई रवि सर करके हैं। हम लोग अपने बच्चे से मिले आए थे, प्रिंसिपल से, लेकिन हम लोग को कोई यहाँ अवेलेबल नहीं मिले हैं। बच्चा अच्छा सुधार किया जाए सर, सुरक्षित रहे। यहाँ पे एक बच्चे नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं ना। 100 बच्चे से जाते हैं तो सभी बच्चों का सुधार होना चाहिए ना। एक बच्चे का तो भविष्य नहीं है सर, सभी बच्चों का भविष्य है यहाँ पे। तो सभी पेरेंट्स तो यही रिक्वेस्ट करेंगे ना कि ये चीज पे कार्रवाई की जाए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।